हेलो साथियों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने वर्णमाला में व्यंजन और स्वर दोनों के भेद पूरे कर लिए थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो होगा गूंज। जैसे वर्णों में गूंज पैदा होती है, तो गूंज या नाद, गूंज को ही नाद कहते हैं। तो गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। पहले जो हमारे भेद थे जो हमने पढ़े थे वो हमारे स्वर के भेद अलग थे और व्यंजन के अलग थे, लेकिन अब ये मिक्सर वर्ण के भेद हैं। तो गूंज या नाद के आधार पर हमारा टॉपिक है गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। तो गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। नंबर 1 घोष, और इसी को कहते हैं सघोष। और नंबर 2 है अघोष। तो घोष का मतलब होता है जिन वर्णों में बोलते समय गूंज पैदा होती है उन्हें तो कहा जाता है घोष या सघोष। और जिन वर्णों को बोलते समय गूंज पैदा नहीं होती उन्हें कहते हैं अघोष। तो जिन वर्णों को गूंज पैदा होती है जिन वर्णों को बोलते समय गूंज पैदा होती है उन्हें सघोष कहा जाता है। और जिन वर्णों में गूंज पैदा नहीं होती जिन वर्णों में गूंज पैदा होती है उन्हें घोष कहा जाता है, जिनमें नहीं होती उन्हें अघोष कहा जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक डालिए इसमें घोष। इसे लिख लीजिए पहले, इसके बाद टॉपिक डालिए घोष। तो घोष जो वर्ण होते हैं उन्हीं की एक ट्रिक है याद करने के लिए। आप उस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ट्रिक है मेरे यार तीन चार पाँच स्वर। मेरे यार 3 4 5 स्वर य र ल ब ह। मेरे यार 3 4 5 य र ल ह घोष है। घोष या सघोष एक ही बात है। तो इसकी एक ट्रिक है सीधी सी, मेरे यार 3 4 5 य र ल व ह घोष है। तो यहाँ पर जो 3 4 5 है इसका मतलब हमारा वर्गों से है। जैसे क वर्ग, चा वर्ग, जो कल हमने व्यंजन में देखे थे, जो 5 वर्ग थे हमारे, क छ ट थ प 5 वर्ग होते हैं।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, और ता वर्ग, और होता है हमारा पा वर्ग। तो ये हमारे जो 5 वर्ग हैं उनमें से उसका तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो इनका जैसे तीसरा अक्षर होता है हमारा गा, घा, टा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, दा, ना, बा, भा और माँ। तो इनके नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये गलत माने जाएंगे। तो एक तो हमारे ये 3 4 5, 3 4 का मतलब है का वर्ग का तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। ऐसे ही ये सारे वर्ग हैं, इनके तीसरे चौथे पांचवें अक्षर प्लस मेरे याद 3 4 5। इसके अलावा हमारे प्लस 11 स्वर, 11 स्वर। इसके बाद प्लस 1 2 3 4 5, य र ल वह जे हमारे 5 इक्वल टू इनकी संख्या होती है 15 और 11 26, 26 और 5 31। तो इनकी टोटल संख्या 31 होती है। और इनकी सीधी सी एक ट्रिक है याद करने की, मेरे यार 3 4 5 यरला वह घोष है। और 3 4 5 का मतलब है हमारे वर्गों से, वर्गों का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर प्लस 11 स्वर, उसके बाद 5 ये व्यंजन। इनकी टोटल संख्या 31 होती है। तो इनको बोलते समय हमारे कंठ में गूंज पैदा होती है, जैसे गे, घे, डे, ये। तो यहाँ पे कंठ में जो गूंज पैदा होती है, तो गूंज के आधार पर जो हमारे वर्णों के भेद थे। जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद इसका दूसरा भाग अघोष, इसका दूसरा भाग अघोष। तो हेडिंग डालिए अघोष। तो इसकी भी एक ट्रिक है, सॉरी इसकी तो अघोष की तो हमारी ट्रिक थी, लेकिन अघोष होते हैं वो घोष होते हैं 31 और अघोष की संख्या होती है जस्ट इसका उल्टा 13। 13 में हमारे आते हैं जो कवर का पहला और दूसरा और सा, सा और सा। पहला कवर का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी जो पांचों वर्ग थे उनका पहला और दूसरा अक्षर, उसके बाद ये सा, सा और सा। तो पहला होता का, चा, टा, ता और पा। खा, छ, ठा, था, फा। तो इनकी संख्या होती है 13। 10 तो ये हो गए प्लस 3 ये हो गए, इक्वल टू हुआ हमारे 13। तो अघोष की संख्या 13 होती है और घोष की संख्या होती है हमारी 31। ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के 2 भेद थे, एक घोष और एक अघोष। जिनमें गूंज पैदा होती है
उन्हें घोष कहते हैं। जिनमें गूंज पैदा नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है श्वास के आधार पर वर्णों की भेद। तो इसे का जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। तो अब आएगा श्वास के आधार पर। अगला टॉपिक है हमारा श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास के आधार पर वर्णों के हमारे दो भेद हैं। एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक होता है हमारा महाप्राण। तो अल्प प्राण होता है तो जिसको बोलते समय हमारे मुख से कम सांस निकलती है, यानी वायु कम निकलती है, हवा कम निकलती है, तो उसे तो कहते हैं अल्प प्राण। उसे कहते हैं अल्प प्राण। और दूसरा तुम्हारा होता है महाप्राण। तो जिनको बोलते समय मुख से वायु कम निकलती है, वायु या श्वास कह सकते हैं हम, तो उन्हें तो कहते हैं अल्प प्राण। और जिनको बोलते समय हमारे मुख से सांस या वायु जो भी है वो ज़्यादा निकलती है, तो उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो पहली हेडिंग डालिए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की भी एक ट्रिक है। अल्प प्राण में तुम्हारे 1, 3, 5 स्वर और य, र, ल, व। तो 1, 3, 5 स्वर य, र, ल, व ये आते हैं इसमें। तो इसका वही मतलब है, ऐसे वही फिर से वर्गों से। तो ये हमारा क, च, ट और त और प, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। इन वर्गों का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, और ये 5वां अक्षर, और ये। तो इनकी संख्या होती है हमारी 30। 15 ये हो गई, प्लस 11 स्वर और हमारे य, र, ल 4 ये हुए। तो इनकी टोटल संख्या हुई 30। तो इनकी टोटल संख्या होती है, वो होती है 30 अल्प प्राण की। अब बारी बारी आती है महाप्राण की। इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। तो अल्प प्राण के बाद हमारी बारी आती है महाप्राण की। तो महाप्राण में 1, 3, 5 हट जाएंगे, यानी बचेगा क्या हमारा 2 और 4। तो 2 और 4 अभी होगा महाप्राण। महाप्राण में 2, 4 और तुम्हारा सा, सा, सा और हा। तो इनकी संख्या 14 होती है। और इनमें होते हैं आपका है खा, घा, पहले तो वर्ग लिख लीजिए, क, च, ट, त और प।
सॉरी, छाछतरी, जा जलेबी, झाझंडा और ठाठटेरा, डाडलिया, ढाढक्कन, थाथन, तातलवाद, थाथन, दादवाद, दाधनुष, पापतिंग, फाफल, बावकरी, भावट्टी। तो ये हमारे 10 ये हो गए, 10 और प्लस 1 2 3 4, 4 इक्वल टू टोटल संख्या हुई इनकी 14। अब जो वर्णमाला का हमारा पूरा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। महाप्राण में जहाँ मुख से जिन्हें बोलते समय कम श्वास निकलती है, सॉरी ज़्यादा श्वास निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। कम निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे इसको बोलेंगे खे, तो इसमें ज़्यादा श्वास निकलेगी, और तुम्हारा जैसे बोलेंगे क, तो इसमें कम निकलती है। तो हमारा वर्णमाला के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। इसके बाद एक टॉपिक आता है, सॉरी इसमें एक चीज़ और रह गई है। जैसे कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें टोटल 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में जो 52 अक्षर होते हैं, लेकिन जो 52 अक्षर होते हैं वो देवनागरी लिपि के अनुसार होते हैं। जो लिखित अवस्था में अक्षर होते हैं, टोटल वर्णमाला में होते हैं हमारे 52 अक्षर, 52 वर्ड, यानी 52 वर्ड या 52 अक्षर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि में कितने होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, ये हमारे होते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में 52 वर्ड होते हैं वर्णमाला में। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या, तो मूल वर्णों की संख्या होती है हमारी 33 तो व्यंजन, 11 स्वर इक्वल टू 44, यानी 33 व्यंजन 11 स्वर यानी 44। मूल वर्णों की संख्या 44 और देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या होती है हमारी 52। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा वर्णमाला से ही संबंधित है, वर्ण विच्छेद। टॉपिक कौन सा? वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्ण विच्छेद है क्या। तो हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि किसी वर्ण को या शब्द को, किसी वर्ण को या शब्द को स्वर और व्यंजन में व्यक्त करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो लिख लीजिए पॉइंट डाल के, किसी शब्द को स्वर या व्यंजन के स्वर यानी स्वर और व्यंजन के रूप में व्यक्त करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो किसी शब्द को स्वर और व्यंजन के रूप में व्यक्त करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने कोई शब्द लिया, जैसे अपना नाम ही लेता हूँ पहले, ये मैंने अपना नाम लिखा रोहित। तो इसको स्वर और व्यंजन में हम व्यक्त करेंगे। जैसे रा, जब स्वर लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, रा प्लस इसमें एक
व्यंजन है, सॉरी ये व्यंजन तो रा हो गया, और इसमें एक स्वर है वो है ओ, प्लस हा प्लस ई और प्लस ता प्लस आ। तो रोहित को हम इस प्रकार लिखेंगे, र प्लस ओ प्लस हा प्लस ई प्लस ता प्लस आ, और इनके नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है क्योंकि व्यंजन को तभी ये व्यंजन माने जाएंगे। और जैसे मैंने लिखा कमल, लिखा पंकज, लिखा मैंने कर्मठ, तो इसमें जैसे कमल तो का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। जैसे पंकज तो पा प्लस अंग प्लस का प्लस आ प्लस जा प्लस आ। तो ये हो गया हमारा पंकज, ये हुआ कमल। अब आते कर्मठ, तो का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ प्लस ठा। तो ये हुआ हमारा कर्मठ। तो इसी को हम बड़ विच्छेद कहते हैं, यानी किसी शब्द को स्वर और व्यंजन के रूप में व्यक्त करना ही हमारा बड़ विच्छेद कहलाता है। ये कभी कभी फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद एक वर्णमाला से ही छोटा सा रिलेटेड टॉपिक है भाषा। भाषा तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हमारा अपने विचारों को व्यक्त करना ही, विचारों को व्यक्त करना या आदान प्रदान करना हमारी क्या कहलाता है, भाषा। एक दो क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाता है भाषा से। तो भाषा क्या है, तो अपने विचारों को व्यक्त करना या आदान प्रदान करना, वही हमारा भाषा कहलाता है। तो हेडिंग नोट पर डाल के लिखिए, अपने विचारों को व्यक्त करना या आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा जो शब्द है वो हमारा भाष धातु से बना है। भाषा जो शब्द है वो किससे बना है, भाष धातु से। तो भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना।
भाषा भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। और भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक, नंबर 2 लिखित, और नंबर 3 सांकेतिक। तो अपने विचारों को व्यक्त करना या आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा भाष धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। और भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ये तो लगभग सबको पता है और पहले ही मैंने बता दिया है। लेकिन इसमें जो कभी कभार क्वेश्चन आता है तो भाषा की सीमा से आता है कि मौखिक भाषा की सीमा क्या है, लिखित भाषा की सीमा क्या है और सांकेतिक भाषा की सीमा क्या है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। तो अब इसके बाद उनकी भाषा की सीमा, जिससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाषा की सीमा क्या है? भाषा की सीमा, भाषा की सीमा। तो भाषा की सीमा से मतलब है कि एक सीमा यानी भाषा की एक कंडीशन ऐसी आती है हमारी, जब वहाँ पर कोई एक भाषा मतलब भाषा का मतलब कोई प्रभाव नहीं रहता। यानी भाषा की सीमा से मतलब है कि एक वह सीमा जहाँ पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो भाषा की सीमा का मतलब है वह अवस्था जहाँ भाषा का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वह अवस्था जहाँ भाषा का प्रभाव खत्म हो जाता है भाषा की सीमा कहलाती है। तो नंबर 1 हमारी होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा की सीमा पॉइंट डाल के लिखिए। मौखिक भाषा की सीमा मूक बधिरता। होती है। तो मौखिक भाषा की सीमा मूक बधिरता होती है। मूक बधिरता का मतलब होता है यानी कोई गूंगा इंसान है तो उसके लिए मौखिक भाषा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है। एक उसका मौखिक भाषा का प्रभाव ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो ना वो बोल सकता है, तो मौखिक भाषा का वहाँ कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारी आती है लिखित भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की सीमा निरक्षरता होती है। तो लिखित भाषा की सीमा हमारी क्या होती है? निरक्षरता। यानी जो इंसान निरक्षर है, निरक्षर का मतलब होता है जो अनपढ़ है, जो लिख नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो निरक्षर होता है। तो लिखित भाषा की सीमा निरक्षरता होती है। निरक्षरता होती है मतलब यानी जो इंसान पढ़ नहीं सकता, किसी चीज़ को लिख नहीं सकता, तो उसके लिए लिखित भाषा का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी सांकेतिक भाषा। तो मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। सांकेतिक भाषा
सांकेतिक भाषा की सीमा दृष्टि बाध्यता होती है। तो सांकेतिक भाषा की सीमा दृष्टिबाधिता होती है, यानी दृष्टिबाधित का मतलब है जो इंसान जिसकी आंखें नहीं है, जो अंधा है, तो दृष्टिबाधिता होती है सांकेतिक भाषा की। तो आप कितने भी इशारे करते रहें सांकेतिक भाषा में, यानी इशारे किए जाते हैं, तो आप कितने भी कैसे भी इशारे करते रहें, जो इंसान अंधा है, जो देख नहीं सकता, उसके लिए हमारी सांकेतिक भाषा का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी एक सीमा का मतलब उसकी सांकेतिक भाषा का प्रभाव वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, जो इंसान अंधा है उसके लिए। तो ये हमारी भाषा हुई। तो इसके बाद हम कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।